तो बच्चों देखो, हम लोग गॉस थ्योरम पढ़ रहे थे। गॉस थ्योरम पे कुछ प्रॉब्लम किया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लेके। गॉस ने बहुत आसानी से बता दिया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कैलकुलेशन के लिए कि कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये आप लोगों ने देखा। उसके बाद मैं बोलूँ कि गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन क्या है, तो अगला टॉपिक रहेगा एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। पहला एप्लीकेशन क्या है, गॉस थ्योरम के हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, और यही सबसे इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है कि कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग गॉस लॉ। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग गॉस लॉ। तो ये हेडिंग है, तो इस पे हम लोग क्या करते हैं, अब शुरुआत करते हैं कि ये दोनों हेडिंग आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो इसको हम लोग कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग गॉस लॉ, तो सबसे पहला एप्लीकेशन जो शुरू करते हैं वो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो सबसे पहला कैलकुलेशन हम लोग करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इंक गिर गया पूरा पूरा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। देखो, एक गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए कुछ स्टेप्स मैं लिखवा रहा हूँ, उन स्टेप्स को आप फॉलो करोगे तो आप बहुत आसानी से गॉस लॉ अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहला स्टेप नंबर 1 क्या है, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 मैं बोल रहा हूँ, आप लोग लिखिएगा। वी कंसिडर अ क्लोज्ड सरफेस in surrounding of charge such that, देखो ये पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को कैलकुलेट करना है, और मान लो इस पॉइंट पे आपको बताना है, पॉइंट ए पर। तो आपको क्या बोला गया है, कंसिडर अ क्लोज्ड सरफेस इन सराउंडिंग of the charge such that, वो चार्ज के सराउंडिंग में, जिस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है और इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे बताना होगा, तो इस चार्ज के सराउंडिंग में क्लोज सरफेस बनाओ। और वो किस तरह बनाना है उसके बारे में बोला गया है। नंबर 1, पॉइंट लाइज ऑन द सरफेस। पॉइंट लाइज ऑन द सरफेस, मतलब कौन सा पॉइंट, एट विच वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऐसा कैलकुलेट करो कि अब इस पे ये, अब क्लोज सरफेस तो किसी भी प्रकार का हो सकता है, कोई ऐसे कैलकुलेट कर ले, ये भी क्लोज सरफेस है, ये भी क्लोज सरफेस है, ये भी क्लोज सरफेस है, कई अनंत हो सकते हैं क्लोज सरफेस, जिससे कि ये एक दूसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है रूल का कि इस तरह कैलकुलेट करो, इस तरह सरफेस एज्यूम करो, एट एवरी पॉइंट
on the surface electric field and area vector is either perpendicular और पैरेलल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से सेलेक्ट करो क्लोज सरफेस को कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर या तो परपेंडिकुलर हो या तो पैरेलल हो। तो देखो ऐसा तो इस सब में नहीं होगा, तो मुझे क्या करना चाहिए? अब ये पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज की वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। इस पॉइंट चार्ज की वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना था यहाँ पे। तो भाई ये पॉइंट चार्ज आपका था और इस पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पे बताना था आर डिस्टेंस पे। तो आप खुद ऐसा सरफेस एज्यूम करो जिससे कि इससे निकलने वाले लाइंस जो हैं, आपको पता होगा इससे निकलने वाली लाइंस कैसे होंगी। लाइंस तो आपको पता होगा, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। तो हमें लग रहा है कि हम अगर स्फीयर सेलेक्ट करें, स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल सेलेक्ट, ये आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आपको क्या करना है। नियम फिर से सुनो, कभी भी गॉस लॉ अप्लाई करना है तो अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले एक क्लोज सरफेस बनाओ, और वो क्लोज सरफेस की खासियत क्या होनी चाहिए कि वो क्लोज सरफेस उस पॉइंट को कंटेन करे जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, उस पॉइंट से पास हो। साथ ही में इस तरह सेलेक्ट करो कि वो क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड का मतलब वो चार्ज को कंटेन करने वाला, तो क्लोज सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के बीच एंगल 90 डिग्री, 0 डिग्री या 90 डिग्री बना रहे। देखो एरिया वेक्टर और एरिया वेक्टर ये होगा, इनके बीच का एंगल हर जगह 0 है। देखो हर जगह 0 है, तो ये सबसे सही हो गया। तो अब गॉस थ्योरम अप्लाई कर लो। ये अब गॉस थ्योरम अप्लाई कर लो। गॉस थ्योरम क्या बोलता है? E डॉट डी ए इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। गॉस थ्योरम अप्लाई करो। अब गॉस थ्योरम क्या बोलता है आप बताओ? गॉस थ्योरम बोलता है E डॉट डी ए इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, E डॉट डी ए क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। डी ए मतलब किस सरफेस के लिए? इसी सरफेस के लिए। इस सरफेस का नाम है जो आपने कंसिडर किया गॉसियन सरफेस। गॉस थ्योरम के लिए सरफेस कैलकुलेट कर रहे हो तो ये सरफेस का नाम क्या रखोगे? गॉसियन सरफेस। तो ई डॉट डी ए, डॉट प्रोडक्ट लोगे तो क्या आ जाएगा? दोनों के बीच एंगल 0 है, तो ई डी ए इक्वल टू क्यू इन मतलब क्यू है बाई एप्सिलॉन नॉट। ई तो क्या हर जगह मैग्नीट्यूड, ये तो मैग्नीट्यूड है वेक्टर के लिए। अब हर जगह क्या ई का मैग्नीट्यूड सेम है? हर जगह मैग्नीट्यूड तो सेम है। आर दूरी पे पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होता है। ई बाहर कर लो। ये इंटीग्रल डी ए मतलब एरिया होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से सिंप्लीफाई किया तो ई इंटू ई इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। क्या 1 बाई, इसको के बोलते हैं, और ये हम लोगों ने पढ़ा है, याद करो। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज ये पढ़ा है, ये वेरीफाई भी हो गया। ये प्रूफ है एक तरीके से, समझो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का ये प्रूफ है। प्रूफ किससे किया गया? गॉस थ्योरम से किया गया। ठीक है, सबको ये याद रहेगा, बोर्ड के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, अगला मैं फिर से अगला एक एग्जांपल उठा रहा हूँ, इसके बारे में आप पहले खुद से सोच लीजिएगा। पहला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, दूसरा है, दूसरा याद करो आपको किसका इलेक्ट्रिक फील्ड और पढ़ाया गया है? इनफाइनाइट वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
पॉइंट चार्ज, उसके अंदर इनफाइनाइट वायर। तो रूल के हिसाब से इनफाइनाइट वायर एग्जाम्पल के लिए पॉजिटिव मान लो, तो मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। वो अपने को याद होता है कि 2k λ/r आता है, लेकिन अभी के लिए तो क्या करोगे, गॉसियन सरफेस कैसा मानोगे, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इमेजिन करो कैसा होता है। मैं तो कहूँगा गॉसियन सरफेस आपको एक तरीका और भी तरीका मैं हिंट दे रहा हूँ थोड़ा सा सोचने के लिए। ऐसा सोचो कि गॉसियन सरफेस वैसा मानो जैसा इक्विपोटेंशियल होता है। इसका इक्विपोटेंशियल कैसा होता है, सरफेस सिलेंड्रिकल होता है, तो सिलेंड्रिकल मान लो, आसानी रहेगा, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही तो होता है। अब अगर मैं गॉसियन सरफेस मान लूँ सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस मान लो r रेडियस का, तो आप खुद बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके पास बताओ, इस बार क्लोज्ड सरफेस गॉस थ्योरम अप्लाई करोगे तो इंटीग्रल E डॉट dA इक्वल टू Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लोज्ड सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, तो ये सिलेंडर का लेंथ L मान लो अगर, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ इसका लैम्डा मान लो, कूलम पर मीटर। कंसिडर एन इनफाइनाइट वायर हैविंग चार्ज पर यूनिट लेंथ एज लैम्डा, और ए वो पॉइंट है वेयर वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग गॉस लॉ। तो आपको क्या करना होगा, कंसिडर अ सिलेंड्रिकल सरफेस सच दैट पॉइंट ए लाइज ऑन द सरफेस। ठीक है, ये सब लिखने के लिए हो गया, आप लोग लिख लोगे। अब उसके बाद क्या करना होगा, आप खुद बताओ कितने प्रकार के सरफेस हैं। 2 प्रकार के सरफेस हैं, एक तो कर्व्ड सरफेस है, एक फ्लैट है। ये फ्लैट वाला सरफेस है और ये देखो कर्व्ड है। लाइन जब निकलेंगे सिलेंडर में तो ये कर्व्ड सरफेस होगा और ये फ्लैट सरफेस होगा। फ्लैट सरफेस से लाइंस ऐसे निकलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसका एरिया वेक्टर ये होगा, तो ये दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। इधर एरिया वेक्टर ऐसे ही होगा, तो कर्व्ड के लिए E डॉट dA की वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, सॉरी इसके लिए 0, कर्व्ड के लिए नहीं, इसके लिए 0, फ्लैट के लिए 0 हो जाएगा E डॉट dA की वैल्यू। और कर्व्ड के लिए कितना हो जाएगा, पूरा सरफेस एरिया ये पूरा कितना है, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 0 है, E कांस्टेंट हो जाएगा बाहर, 2πrl इज इक्वल टू Q इन की वैल्यू लैम्डा L बाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखो ये L से L कैंसिल, E की वैल्यू हो गया लैम्डा बाई 2π एप्सिलॉन नॉट R। अब 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा 2k लैम्डा बाई R। ये भी हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, देखो उसका भी वेरिफिकेशन हो गया, गॉस लॉ से उसको भी प्रूव किया जा सकता है। इसमें एक बार धैर्यपूर्वक आप समझ लीजिए पूरा। ये पूरी बात अगर आपको समझ में आ जाती है तो यहाँ तक तो बहुत आसान है, एकदम पूरा क्लियर है। ठीक है, फिर से समझो कि एक इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे निकालना था, तो मैंने एक कर्व्ड सरफेस माना। कर्व्ड सरफेस इस तरह मानना है आपको कि वो पॉइंट उस पर लाई करे, तो ये आप याद करो सिलेंड्रिकल होता है, सिलेंड्रिकल मान लिया। तो अब सिलेंडर के लिए लगा दो, कर्व्ड सरफेस के लिए ये लगाना है पूरे। तो सरफेस में एक ये ऊपर का सरफेस है, एक 2 फ्लैट हैं, ये इसमें भी देखो परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक, और बाकी
यार एक बात मैं बोलूँ, थोड़ा सा डिटेल में, थोड़ा सा ज़्यादा, थोड़ा सा बोर्ड से थोड़ा सा ऊपर उठ के थोड़ा सा एडवांस में चल रहा हूँ मैं, कि वायर बेसिकली आप सोचो तो इनफाइनाइट वायर, सोचो तो एक थिन वायर होता है, एक होता है थिक वायर। थिन वायर पतला दुबला धागे के जैसा होता है, जिसकी वजह से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा। थिक वायर दो तरीके के हो सकते हैं, एक हॉलो, एक सॉलिड। हॉलो में जैसे हॉलो वायर ऐसा हो सकता है, जैसे आप देखो कि ये, तो इसके अंदर कुछ नहीं है चार्ज, बस ये ऐसे है, ये हॉलो हो गया। थिक के लिए आप देखोगे तो थिक के लिए जैसे मान लो ये है पूरा, ये अंदर तक पूरा सॉलिड है, ठीक है। तो सॉलिड और थिक में ये अंतर है। जैसे हॉलो का मतलब होता है कि आपका वायर ऐसे रहेगा, इनफाइनाइट, चार्ज यही सरफेस पे ही रहेगा, पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड पूरे सरफेस पे रहेगा। तो अंदर लेकिन नहीं रहेगा चार्ज, ये हॉलो। सॉलिड के लिए आप बताओ क्या होगा। तो सॉलिड के लिए आपका यहाँ पे सब पूरा चार्ज रहेगा, इनफाइनाइट, ठीक है। तो तीन तरीके के हैं। हम बेसिकली इनफाइनाइट वायर पढ़ रहे हैं, तो अभी तक जो पढ़ा था आप लोगों ने थिन वायर की वजह से पढ़ा था। इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है। इसका एक्सिस देखो ये होगा, इसका भी एक्सिस यही होगा, ठीक है। ये सॉलिड, तो इसकी वजह से तो हम लोगों ने याद कर लिया है। अब जैसे बाहर से देखने के लिए तो सब थिन ही वायर के जैसा होगा। अब ये आपके लिए क्या है, आप इसी के जैसा मानोगे अगर ऐसे देखना है हो तो। लेकिन अगर ऐसे देख रहे हो तब आपके लिए अलग बात होगा। तो हाँ, तब के लिए टॉप व्यू अगर देखो तब के लिए ही, ठीक है। तो इन दोनों की वजह से भी गॉस थ्योरम अप्लाई करके हम निकाल सकते हैं। तो वो देखो कैसे होता है। तो पहला केस लेते हैं हम लोग, हॉलो थिक वायर। ठीक है, हॉलो थिक वायर अगर आप ले रहे हो तो हॉलो थिक वायर अगर लिया मैं, ये एक्सिस बोल दिया, ये लेंथ एल मान लो, तो ये एक्सिस है इसका रेडियस आर है। तो मुझे देखो अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है थिक वायर की वजह से। देखो थिक वायर पे कहाँ पे चार्ज होगा, यही सरफेस पे ही तो होगा, बस ये सरफेस पे ही चार्ज हो सकता है, ये सरफेस पे ही चार्ज हो सकता है। तो मैं यहाँ पे नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, चलो ठीक है। तो मतलब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ बताना होगा, या तो वो पॉइंट अंदर हो सकता है ए, या तो वो पॉइंट हो सकता है बाहर, वो अंदर हो सकता है स्मॉल आर, या फिर आर की वैल्यू ये हो। तो मतलब
दो पॉइंट हो सकते हैं ए और बी जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। ए की बात सोचो तो आर जो होगा वो लेस देन कैपिटल आर होगा, और बी पॉइंट का स्पेसिफिकेशन देखो तो आर कैपिटल आर से ज़्यादा होगा, तो बाहर के लिए इनर आउटर पॉइंट। ठीक है, अब जरा देखो गॉसियन सरफेस ए और बी दोनों के लिए कैसे बनाओगे, तो आपको याद आना चाहिए जैसे सिलेंड्रिकल अभी वायर के लिए देखा था, तो वायर के लिए हमेशा सिलेंड्रिकल ही रहेगा। ए पॉइंट के लिए कैलकुलेट करो तो एक जिस भी पॉइंट के लिए कैलकुलेट करना उसके लिए गॉसियन सरफेस बनाओ। तो गॉसियन सरफेस ए के लिए बनाओगे तो इस तरह बनाओगे ना कि वो पॉइंट उस पर आए, ए पॉइंट इस पर आए, ये पॉइंट ए जो है ये इस पे आना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा होगा तो ऐसे ही होगा रेडियल डायरेक्शन में। ठीक है, तो आप खुद बताओ ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा वो ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। आप बताओ क्यू इन अंदर चार्ज कितना है, सरफेस पे चार्ज है, चार्ज तो सारा सरफेस पे है, तो अंदर कितना है, तो अंदर क्यू इन 0 है। तो ई इंटू ये सरफेस, ये फ्लैट पे तो परपेंडिकुलर की वजह से 0 हो जाएगा, तो ई इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू 0, ई की वैल्यू 0। याद रखना, ये रिज़ल्ट याद ही रखना है कि हॉलो सिलेंडर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है 0, और बाहर कितना होता है, तो बाहर देख लो। तो बाहर के लिए तो ऐसे बनाओगे सिलेंड्रिकल सरफेस, फ्लैट के लिए फिर से वही देखो क्या हो जाएगा, ई डॉट डी ए क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। ई की वैल्यू फ्लैट और कर्ड, फ्लैट के लिए क्या हो जाएगा 0, कर्ड के लिए क्या हो जाएगा ई इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू अंदर चार्ज कितना है पूरा, तो अंदर चार्ज वही लैम्डा एल है, लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ई की वैल्यू क्या हो गया, फिर से वही 2 के लैम्डा बाई आर, पिछले रिजल्ट के जैसा आ गया जैसा पिछला रिजल्ट था। तो बात तो सही है, पिछले रिजल्ट के जैसा ही आएगा, क्योंकि बाहर से देखोगे तो थिन वायर के जैसा ही लगेगा। थिक है या थिन है इससे क्या फ़र्क पड़ता है, बाहर की वजह से 2 के लैम्डा बाई आर हमने पढ़ा था, वो तो ऐसे अंदर देखने पे फ़र्क पड़ता था, अंदर तो 0 ही है। अंदर सेंटर से इतने दूर तक पूरा सेंटर ये है, सेंटर से इतने दूर तक पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर 0 रहेगा। बाहर निकलने के बाद जैसा थिन वायर के लिए पढ़ा था वैसे ही रिजल्ट है, बस ऐसे याद रखो। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कैसे होगा, तो ग्राफ भी देख लो इसी में। इसका हॉलो थिन वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कैसा होगा, आर इक्वल टू आर, यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, आर इक्वल टू आर तक 0, उसके बाद अचानक से कैसा हो रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ है। ठीक है, ये बात हमें लग रहा है समझ में आ रहा होगा आप सभी को।
बच्चों जैसे हम लोगों ने एक बात किया कि सॉलिड थिन दोनों की बात कर लिया। अब जैसे थिन के लिए तो बात हो गई, सॉलिड के लिए आप खुद ज़रा सोचना। मैं कह रहा हूँ ये नीट वाले बच्चों के लिए तो नहीं ज़रूरत है, मेंस वाले बच्चों के लिए ये मैं होमवर्क दे रहा हूँ। सॉलिड के लिए आप कैलकुलेट करिएगा, सोचिएगा। हिंट दे रहा हूँ, सॉलिड सिलेंडर ही मानना है, मानने का तरीका क्लियर है। आपका होमवर्क है ये, ठीक है, ये आपके लिए है, कोशिश कीजिएगा, नहीं तो मैं लाइव क्लास में आपको बताऊंगा। नीट के लिए ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, सॉलिड के लिए, सॉलिड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जानना। इनफाइनाइट शीट की वजह से तो इनफाइनाइट शीट की वजह से क्या होगा? तो बच्चों किसी पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है तो क्या करेंगे? ये है, ये पॉइंट मान लो जहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, क्योंकि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही होता है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही होगा। ई और इसमें दो ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। आप खुद बताओ, ये कर्व्ड सरफेस है, इसमें सिलेंडर में दो सरफेस होते हैं, कर्व्ड और फ्लैट। इस बार कर्व्ड की वजह से जीरो होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंशियल डायरेक्शन में ऐसे निकलेंगे, एरिया वेक्टर ऐसे होता है, तो फ्लैट में ही बचेगा। तो दोनों साइड से देखा जाए तो ई ए, एरिया ए मान लो इसका, ई ए इधर, 2EA इक्वल टू इसका चार्ज पर यूनिट लेंथ सिग्मा मान लो, कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया ए माना है, तो सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट, ई की वैल्यू हो गया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हम लोगों ने पढ़ा भी है, हमें याद भी है, देख लो आप लोग, हम लोग पढ़े भी हैं, हम लोग को याद भी है ये वाली बात। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है इनफाइनाइट शीट की वजह से। देख लो, अगर कोई डाउट हो तो आप लोग पूछो। ठीक है, अब बच्चों देखो, गॉस थ्योरम का तो एप्लीकेशन हो गया। अभी स्फेरिकल पार्ट, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट की वजह से नहीं बताया हूँ, उसको मैं बताऊँगा कंडक्टर पढ़ने के बाद। तो बेसिकली मटेरियल को थोड़ा सा अगला टॉपिक, एक इंडिपेंडेंट टॉपिक, एकदम फ्रेश टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। सेकेंड लास्ट टॉपिक लगभग अब आखिरी मोड़ पे चल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, टाइप्स ऑफ मटेरियल। कंडक्टर की तरफ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अब, कंडक्टर, टाइप्स ऑफ मटेरियल। तो मटेरियल देखो तीन टाइप के होंगे, एक होता है आपका इंसुलेटर, एक होता है आपका सेमीकंडक्टर, एक होता है आपका कंडक्टर। On the basis of availability of free electrons, materials are classified in three categories.
वन इज इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर एंड कंडक्टर। आप सभी को पता होगा कि जैसे मान लो यार ये सोडियम, एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, जैसे है तो इसका 281 होता है कन्फिग्रेशन, 2 इधर इलेक्ट्रॉन हो जाता है, उसके बाद एक दूसरा सेल, एक तीसरा सेल, तो इस वाले सेल में, पहले वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है। और वहीं पे मैं ले लूँ, एक एग्जांपल ले लूँ कि जैसे फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन को यहाँ पर 1 होता है, 2 होता है, और यहाँ पे 7 हो जाते हैं, ठीक है, 9 हो जाता है फ्लोरीन का। और सिलिकॉन ले लूँ मैं, तो 1 2, एक क्या होता है सिलिकॉन का, 2 8 2 10, 4 14, 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4। तो इसे बोलते हैं, ये इंसुलेटर है, बोला जाता है इसको कंडक्टर की कैटेगरी में डाला गया है, इसको सेमीकंडक्टर बोलते हैं। याद रखिएगा मटेरियल का नाम भी इम्पोर्टेंट है। सिलिकॉन क्या है बच्चों, ऐसा है, ये बाहरी आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे इसमें 1 है, इसमें 4 है, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं हम लोग, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर फ्रीली मूव करे, जैसे मतलब सोचो तो एक क्रिस्टल बनता होगा तो उसमें अनंत नंबर ऑफ एटम्स होंगे। एक सोडियम का स्ट्रक्चर है, सिलिकॉन का आपके पास मटेरियल है, तो उसमें इनफाइनाइट बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे फ्री ऐसे ऐसे। और इसमें भी आउटर वैलेंस बैंड, अगर मटेरियल में, अब आपको ये बात समझ में आ गया होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सबके पास होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूरे मटेरियल में अगर फ्रीली मूव करने लगे, जैसे पूरे मटेरियल में, जैसे मतलब ये क्रिस्टल है, अगर ये मान लो क्रिस्टल है, ये सॉलिड क्रिस्टल है मान लो, ये क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होंगे, ये इलेक्ट्रॉन फ्रीली इधर इधर रैंडम मोशन करे, रैंडम मोशन, एटम से निकल के, एटम के अंदर ना रहे, रैंडम मोशन करते रहें विद इन द सरफेस। जैसे ये जैसे कॉपर है, देखो, तो कॉपर के अंदर का जो इलेक्ट्रॉन होगा ये पूरे सरफेस में मटेरियल पे ऐसे फ्रीली मूव कर रहा है। वायर से कनेक्ट कर दोगे तो ये पूरा यूनिफॉर्म एक डायरेक्शन में मूव करने लगेगा, तो इसलिए इसको क्या कहा गया, कंडक्टर। अगर सारे जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन हैं वो फ्री रहें, फ्रीली पूरे कंडक्टर में मूव करते रहें, रैंडम, एटम के पास ना रहे, वो पूरी तरह फ्रीली मूव करे, तो उसे क्या कहते हैं, कंडक्टर। अगर ऐसा नहीं है, कुछ इलेक्ट्रॉन मूव कर पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो इंटरमीडिएट बीच का बात है, तो इसे सेमीकंडक्टर कहेंगे। अगर कोई भी ना मूव कर पाए, जैसे फ्लोरीन के केस में, क्लोरीन के केस में, वो सारे इलेक्ट्रॉन, सारे बाहरी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत टाइटली बाउंडेड हो, बहुत टाइटली बाउंडेड होगा, तो वो फ्रीली एटम के बाहर नहीं निकल पाएगा, वैलेंस बैंड के बाहर जंप नहीं कर सकता, जैसे दूसरे न्यूक्लियस के प्रभाव में नहीं आएगा, अपने ही न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा बधा रहेगा, तो ऐसे को बोलते हैं इंसुलेटर, ठीक है। तो 3 टाइप के हुए इंसुलेटर, जैसे आपका कुछ भी कपड़ा है, ये मार्कर है, ये सब इंसुलेटर है, ये पाइप है, ये सब इंसुलेटर है। ये क्या है, कंडक्टर था। कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, तीनों में आपको, हमें लग रहा है होपफुली समझ में आ गया होगा। ये पूरे अगर ये कंडक्टर है तो ये कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन चारों तरफ ऐसे घूम रहा होगा।
ये बात रही कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर की, ठीक है। टाइप्स ऑफ मटेरियल बेसिकली एक एक करके हम लोग अब पढ़ेंगे 12th में। सबसे पहले अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है क्या, कंडक्टर। कंडक्टर के बारे में तो डेफिनेशन तो क्लियर है। अब बेसिकली हमें पढ़ना क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर, तो डेफिनेशन पता ही है। डेफिनेशन क्या है, कंडक्टर्स क्या होता है, मटेरियल हैविंग ऑल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर फ्री टू मूव विद इन द सरफेस बाउंड्री। तो पहली प्रॉपर्टी तो अपने आप में वो प्रॉपर्टी भी होगा, पहली प्रॉपर्टीज तो वो अपने आप में एक प्रॉपर्टी हो जाएगा। बोलो, तो पहली प्रॉपर्टीज तो यही हो जाएगा कि ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव विद इन द सरफेस। बोलो, विद इन द सरफेस बाउंड्री बोल सकते हो। ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव विद इन द सरफेस बाउंड्री, ये अपने आप में एक प्रॉपर्टी हो गया। कंडक्टर किसे कहते हैं, जिसके सारे इलेक्ट्रॉन फ्री हों और वो पूरे सरफेस में मूव करता, हवा में नहीं उड़ सकता, मटेरियल के अंदर ही रहेगा। ये कंडक्टर है तो इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ इसी मटेरियल में ही घूमेगा, ऐसा नहीं हवा में उड़ गया, विद इन द सरफेस बाउंड्री, ठीक है। अब जैसे हम बात करें कि कंडक्टर को दूसरी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 1 हो गया। प्रॉपर्टी नंबर 2 देखिएगा, प्रॉपर्टी नंबर 2 लिखते रहिए, लिखिएगा सब लोग। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है कि अगर हम, और प्रॉपर्टी नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इसको तो कंडक्टर का जान यही है, यही प्रॉपर्टी, यहीं से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की शुरुआत होती है कि बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रिक फील्ड। हम बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जैसे बच्चों मान लो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था और एक आपका कंडक्टर, न्यूट्रल कंडक्टर आपस में बाहर रखा गया था। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, ठीक है। इसको अब इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाओ, ये बाहर रखा गया था, दोनों इंडिपेंडेंट थे, आइसोलेटेड थे, ठीक है। जब तक वहाँ पे था तो अलग था, जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके गए हम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कंडक्टर जब आ गया, ये कंडक्टर कहाँ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब आ गया, तो पहली बात ध्यान सुनिएगा, मैकेनिज़्म समझिएगा आप। मैकेनिज़्म क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, कंडक्टर किसे कहते हैं, डेफिनेशन इसका आपने क्लियर कर रखा है। कंडक्टर उसे कहते हैं जिसके पास सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री हों, सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री हों, वो रैंडम कहीं भी मूव कर सकता है। तो रैंडम कहीं भी मूव कर सकता है, तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन होगा, सोचिएगा ज़रा, ये मान लो इलेक्ट्रॉन है, तो ये कहीं भी मूव कर सकता है। तो ये ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट इधर लग रहा है, तो ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस पर फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में लगेगा इलेक्ट्रॉन पे, ई नॉट। इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ये इधर आएगा, मूव करेगा, फोर्स, कोई चीज़ फ्री है, न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करो, फ्री है तो उस पर जिधर फोर्स लगेगा उधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा, और जहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा वहाँ पॉजिटिव डेवलप कर देगा, क्योंकि पहले न्यूट्रल था तो वो पॉजिटिव इधर चला जाएगा। तो मतलब धीरे ये आने की प्रक्रिया शुरू होगी, एक इलेक्ट्रॉन, फिर अगले इलेक्ट्रॉन पे ऐसे लगता रहेगा, धीरे धीरे इधर क्या डेवलप होने लगेगा, नेगेटिव, और इधर क्या डेवलप होने लगेगा,
पॉजिटिव। ये प्रक्रिया स्लो होगा और ये प्रक्रिया बहुत फास्ट होती है। देन ये चार्जेस जो डेवलप हो गए, इन चार्जेस को बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्जेस। अब इस इंड्यूस्ड चार्ज के डेवलप होने की वजह से आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, कहीं भी चार्ज है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होना तय है। चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा। इन चार्जेस की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, जो जिसका नाम बोला जाएगा ई इंड्यूस्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम क्या बोला गया? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रखिएगा, ठीक है। तो ये पूरी मैकेनिज़्म आप समझिएगा। पहले तो हम इधर वाले पार्ट को इरेज कर रहे हैं। कि पूरी मैकेनिज़्म को एक बार दोबारा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर से समझिएगा। वो उसी डायग्राम को दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने क्या रख दिया? कंडक्टर। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, मतलब ये ई नॉट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रॉन जो था उस पर फोर्स किधर लगा? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पूरे फ्री होंगे ना, उस पर फोर्स इधर लगा, ई नॉट। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, 10-20 तो होंगे नहीं, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इधर आने शुरू हो गए और जहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वहाँ पॉजिटिव डेवलप होगा, तो वो पॉजिटिव इधर जाना शुरू होगा। तो इस पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा जिसका नाम होगा ई इंड्यूस्ड होगा, क्योंकि जहाँ चार्ज है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होना तय है। और इलेक्ट्रॉन क्यों मूव करेगा? क्योंकि उस पर नेट फोर्स लग रहा है। कोई भी चीज़ फ्री है तो उस पर तो वो मूव करेगा ही अगर उस पर नेट फोर्स लग रहा है। तो नेट फोर्स अभी तक केवल इसकी वजह से लग रहा है, धीरे धीरे चार्ज की मूवमेंट की वजह से जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंड्यूस्ड बन रहा है, उसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगना शुरू हो जाएगा, जिसका डायरेक्शन इधर होगा, ई इंटू ई इंड्यूस्ड। आप खुद कॉमन सेंस से बताओ कि ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कब रुकेगा? तो ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट तब रुकेगा जब ई नॉट इक्वल टू ई इंड्यूस्ड, मतलब ई नॉट इक्वल टू ई इंड्यूस्ड, ये होना तय है। कुछ हो चाहे ना हो, ये होना तय है। ये नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन मूव करता रहेगा, ठीक है भाई। एक बात सीधी सीधी, कोई कहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू 0, देन वाई? आपको भाई ये पूछा गया कि कैसे, तो ये बात आप खुद बताओ कि भाई कोई पूछे कैसे 0 होगा, ये आप एक्सप्लेन करो। तो आप बताओ कि अगर 0 नहीं हुआ, क्योंकि हम डेफिनेशन पढ़ रखे हैं कि कंडक्टर उसे बोलते हैं जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन फ्री हों। तो कोई इलेक्ट्रॉन अगर फ्री है, इलेक्ट्रॉन तो एक चार्ज पार्टिकल है ना, और वो फ्री है मोशन के लिए, तो अगर वो फ्री है, उस पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, तो वो तो मूव करेगा ही ना, नेट फोर्स। तो ये तो एक्सटर्नल की वजह से फोर्स इधर लग रहा है तो इधर आ रहा है। अगर ये आ रहा है तो चार्ज इधर आना डेवलप हो रहा है, लगातार ये चल रहा है, प्रक्रिया चलता रहेगा। तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ता रहेगा इस इंड्यूस्ड की। इस इंड्यूस्ड की बढ़ने की वजह से इधर का फोर्स बढ़ता रहेगा। एक समय आएगा दोनों फोर्स बराबर हो जाएंगे, वो इक्विलिब्रियम अटेन करेगा, ठीक है। इन चार्जेस को बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्जेस, को बोलते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। हमेशा कंडक्टर के अंदर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगा, ठीक है। तो जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको हमेशा याद रखना है वो यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज़ ऑलवेज इक्वल टू 0। ये पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा कि इफ़ वी प्लेस अ कंडक्टर इनसाइड एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, if we place a conductor inside an external electric field, the charge on the surface induced in such a way
that net electric field inside the conductor becomes 0। तो ये याद रखिएगा आप लोग कि ये जो चार्ज डेवलप होता है वो इस तरह डेवलप होता है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए, 0। ये याद रखने वाली बात है। इफ़ यू प्लेस अ कंडक्टर इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड then charges are induced on the surface in such a manner, in such a way that net electric field inside the conductor becomes 0। मतलब E external plus E induced is equal to 0। तो ये लिख लीजिएगा, if we place a conductor, if we place a conductor in an external electric field, then charges are induced on the surface in such a way that net electric field inside the conductor becomes 0। याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 ये हो गया। इसी सीक्वेंस में मैं आप लोगों को पॉइंट नंबर 3 पे लेके चलता हूँ। पॉइंट नंबर 2 अगर आपको क्लियर हो गया हो तो पॉइंट नंबर 2 समझ में आ गया क्या, कि अगर आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई कंडक्टर रखोगे, याद रखो धीरे सीधा, अगर मैं किसी कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूँगा तो कंडक्टर पे चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और इस तरह से इंड्यूस होगा कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए। अब आप बताओ, कंडक्टर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, इसके अंदर चार्ज 0 है, तो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो क्या इसको आप इक्वी पोटेंशियल रीजन नहीं बोलोगे? बिल्कुल बोलेंगे। तो अगर जहाँ पे इक्वी पोटेंशियल रीजन होता है, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड 0, क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है, डेल वी बाई डेल आर इक्वल टू ई होता है, जो कि 0 है, तो v क्या हो जाएगा, पोटेंशियल कांस्टेंट। तो इस पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो ये सरफेस क्या बोला जाएगा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। कंडक्टर का सरफेस हमेशा क्या बनेगा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनेगा, याद रखो। कंडक्टर का सरफेस क्या बनेगा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनेगा। कब बनेगा, अगर ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा रहेगा। अब आप खुद सोचो, जरा ईमानदारी से सोचो, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस होंगी, इस पर कंडक्टर पे इलेक्ट्रिक लाइंस कैसी, ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक लाइंस कैसी होती है, परपेंडिकुलर, और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना। तो ये जो लाइंस जो मैं बना रहा था ईमानदारी से, इस पे जो गिरेगा वो लाइंस ऐसे गिरेगा एक्सटर्नल वाला, और इधर से निकल जाएगा 90 डिग्री पे, क्योंकि परपेंडिकुलर भी रहना है और अंदर 0 भी रहना है, वो ऐसे निकल जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बचेंगी अगर किसी कंडक्टिंग रीजन में
आप एक्सटर्नल, अगर कंडक्टिंग रीजन में आप किसी कंडक्टर को ले जाके रख दो इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में, कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें ले जाके कंडक्टर रख दिया, तो कंडक्टर रख दिया तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो जाएगा। पहले तो स्ट्रेट था, ऐसे कुछ नहीं था, अब डिसकंटिन्यूअस, यहाँ पे कंडक्टर आ जाएगा, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखो बड़ी बात है, कंडक्टर के अंदर पूरा कंडक्टर ही कैसा होगा, इक्विपोटेंशियल रीजन हो जाएगा। तो इस बात को आप खुद ही समझ सकते हो कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह जीरो होगा तो ये रीजन क्या बोला जाएगा, इक्विपोटेंशियल रीजन। तो चौथा पॉइंट आप लिख लो, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एवरीवेयर इनसाइड द कंडक्टर then potential must be constant. Hence conductor acts as an equipotential region. बात क्लियर है कि if electric field inside the conductor everywhere inside the conductor is zero, then potential will be constant. And conductor acts as an equipotential region. Surface of conductor is known as equipotential surface. ठीक है, ये याद रखना चाहिए आप सभी को, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इस पर मैं आप लोगों को इतने 2 पॉइंट पे एक एग्जांपल मैं करा दूं। मैं आप लोगों से एक एग्जांपल पूछ रहा हूं कि ये कंडक्टर, ध्यान समझिएगा, कंडक्टर के सेंटर से कुछ 10 मीटर की दूरी पे एक पॉइंट चार्ज रखा है Q। ठीक है, 10 नहीं, चलो 8 मीटर की दूरी पे, और सेंटर से कुछ यहाँ पर एक पॉइंट A है, ये दूरी मान लो 6 मीटर है, इसका रेडियस मान लो 10 मीटर है। ठीक है, ये कंडक्टिंग स्फीयर है, यहाँ पे पॉइंट चार्ज है, न्यूट्रल है ये इस पे। तो आप मुझे बताओ, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। क्वेश्चन सुनिएगा, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, पहला पार्ट है एट पॉइंट C ड्यू टू Q, दूसरा पॉइंट है C ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज, तीसरा पॉइंट है A ड्यू टू Q, चौथा है A ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज। ये क्वेश्चन है, इस पे भी दोनों की वजह से। अब कुछ बच्चे कहेंगे इंड्यूस्ड चार्ज तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो देखो एक तरीके से आपको समझो, यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज रखा गया है, तो एक तरीके से समझो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो है, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अभी भी पड़ा, कोई कंडक्टर रखोगे तो चार्जेस इंड्यूस होंगे ना भाई। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ये इलेक्ट्रॉन फोर्स इधर लगेगा तो इधर पॉजिटिव हो जाएगा, इधर नेगेटिव, तो इंड्यूस चार्ज डेवलप हो ही जाएगा। वो यूनिफॉर्म नहीं होगा, ये एक अलग बात है। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म होगा वो सब अलग बात है, लेकिन होगा तो जरूर ना, क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैं तो यूनिफॉर्म आपको करने समझाने के लिए समझाया था। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम को जैसे करना है अपने को,
तो ज़रा खुद सोचो कि क्या किया जाए। सबसे पहले सी के बारे में देखो, क्यू की वजह से। तो क्यू की वजह से भाई सीधा सीधा दिख रहा है, यहाँ से इस पॉइंट चार्ज की वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और ई ड्यू टू क्यू क्या हो जाएगा एट सी ड्यू टू क्यू, इस डायरेक्शन में हो जाएगा, और के क्यू बाई 64 बस, और वो भी डायरेक्शन ये है। ये आंसर हो गया। ये किसी भी बच्चे को ये तो पॉइंट डिस्टेंस पढ़ा है ना कि क्यू बाई आर स्क्वायर, एकदम करेक्ट है। ये तो सबको समझ में आ गया। पहला पार्ट तो एकदम आसान था। दूसरा पार्ट, चार्जेस भी इंड्यूस होंगे, आपको पता होगा। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाओगे तो ऐसे ऐसे बनाओगे तो इधर नेगेटिव आ जाएगा, इधर पॉजिटिव हो जाएगा। अब यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म ये अलग बात है, हमें नहीं पता कैसे होगा इंड्यूस, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएगा। इसकी वजह से भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में। आप ज़रा सोचो, पॉइंट सी पर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है के क्यू बाई 64 ड्यू टू क्यू, और इस डायरेक्शन में इंड्यूस्ड होना ही पड़ेगा, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना है, 0, और ये दोनों आपस में भी बराबर होना पड़ेगा, अदरवाइज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 नहीं होगा। के क्यू बाई 64, बिकॉज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड inside the conductor is 0। ये याद रखना है, ये ब्रह्मास्त्र है आपके पास, ये कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। ये प्रॉपर्टी यूज करना है, तभी तो आप बता पाओगे कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना है। एक अगर इधर पता है तो दूसरा पक्का इधर ही होगा, उसके अपोजिट। पहला पार्ट तो हो गया। दूसरे पार्ट और तीसरे पार्ट के लिए होमवर्क दे रहा हूँ मैं। दूसरा तीसरा आपके लिए होमवर्क है, सोचिएगा, ठीक है। ये आप लोग करिएगा, मैं अगले टर्न में लेक्चर में इसको बना के सॉल्व करके डाल दूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।